हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री ट्यूटोरियल एकेडमी। इस वीडियो में मैं इरेशनल नंबर को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है वैसे क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक अंडर रूट 2 वाला बनता है, एक अंडर रूट 3 का बनता है, एक अंडर रूट 5 का बनता है और एक अंडर रूट 7 का बनता है। ठीक है, तो इन 4 टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज इन्हीं क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में बेसिकली आपको स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप्स बता सकूं, जिससे आपका डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरी बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया कि प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यानी क्वेश्चन में ये कहा है कि अंडर रूट 2 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ही हम अंडर रूट 2 वाले क्वेश्चन का स्टेप्स लिखेंगे ना, ठीक है, उसी तरीके से सेम टू सेम अंडर रूट 3 का भी स्टेप वैसा ही है। अंडर रूट 5 भी इसी तरीके से सॉल्व होता है और अंडर रूट 7 भी इसी तरीके से ही सॉल्व होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है स्टेप्स बहुत ही ध्यान लगा करके देखना है। ठीक है, और समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम बेसिकली 4 स्टेप से सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम स्टेप 1। तो पहला स्टेप में यही करना है कि हमें इसको इरेशनल नंबर एज्यूम करके लिखना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्टेप 1 में कि let us assume अंडर रूट 2 is rational नंबर। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है कि जो भी इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है उसको हमें रैशनल नंबर मान करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया। क्या किया कि लेट अस एज्यूम, हमने ये माना है कि अंडर रूट 2 जो है एक रैशनल नंबर है। अब जैसे ही हमने अंडर रूट 2 को रैशनल नंबर माना है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? तो वैसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q जो होता है वो इक्वल टू नॉट 0 होता है, वैसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। यही होती है प्रॉपर्टीज। तो सेम टू सेम यहाँ पर हमें वही प्रॉपर्टीज लिखनी है। अंडर रूट 2 को अगर हमने रैशनल नंबर माना तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या आप p/q के फॉर्म में लिख लो या a/b के फॉर्म में लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर a/b के फॉर्म में लिख लेते हैं। जिस तरीके से आपके बुक में सॉल्व किया उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो a/b के फॉर्म में लिख लिया यहाँ पर। जहाँ पर वेयर अब लिखना है, जहाँ पर क्या है, अब इन सब के बारे में बताना है। जहाँ जो है ए और बी जो है वो क्या है, वो आपका है इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ए और बी जो होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर होते हैं। इसके अलावा बी जो होता है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी कि बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ये 3 कंडीशन आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो को प्राइम नंबर के बारे में एक बार बता देता हूं कि वैसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आते हैं उनको को प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें यही याद रखना है कि ए बी जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा ए और बी जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं और बी जो होता है इक्वल टू नॉट 0, यानी कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ही हमने ये कंडीशन लिख लिया तो अब देखिए यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे करके? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू में अंडर रूट 2 भी हो जाएगा इस तरीके से। या तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। क्या मान लेंगे इसको? हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और जैसे ही हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया तो अब लिखना है हमें स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि अब यहाँ पर हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना है ताकि ये रूट जो है यहाँ से हट सके। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा हमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। लिखोगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। इसका स्क्वायर करोगे तो आप ए स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 2b², ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, और जैसे ही ऐसा कुछ बन गया तो यहाँ से देखिए ये 2 जो है हमें डिवाइड के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो 2 को जब मैं डिवाइड के फॉर्म में लेके चल लूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा b² इज इक्वल टू में a² 2। और जैसे ही आपने ये वाला स्टेप लिख लिया तो यहाँ से आपको फिर 2 स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है? तो वो स्टेटमेंट ये है कि देखिए 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो यही है कि इस वाले कंडीशन से हमें क्या देखने को मिलता है, यही कि जो 2 है वो 2a² को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि a² यानी कि a² इज डिविजिबल बाय 2।
यही लिखेंगे। तो जैसे हमने ये लिख लिया तो आपके बुक में एक दे रखा है थ्योरम नंबर 1.3, उसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइम नंबर है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम में कहा गया है। तो सेम टू सेम वही थ्योरम हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए यदि ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 2 से, यानी कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से कट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ए भी जो है ना, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी कि ए भी जो है वो 2 से कट जाएगा। बेसिकली आप इसे याद रख लेना। ठीक है, यदि आप थ्योरम नंबर 1.3 समझना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं अलग से उसका वीडियो बना करके समझा दूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको ये जो स्टेप्स याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ही हमने ये स्टेप लिख लिया तो अब आता है आपका क्या, अब आता है आपका स्टेप नंबर 3। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में हमें ये करना है कि ये वाला जो आपका इक्वेशन आया ना, इस इक्वेशन में जो यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू ए स्क्वायर है, इसकी जगह हमें बी स्क्वायर लाना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर बी स्क्वायर लाने के लिए हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। वो क्या लेट करना है, तो देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 3 में हमें लिखना पड़ेगा वी कैन राइट। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू में 2c, a इज इक्वल टू में 2c। ठीक है, हमने 2c ही क्यों लिखा है, c यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि c जो है, c जहाँ पर क्या एक इंटीजर है। ठीक है, c क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। ठीक है, अब इसके साथ हमने 2 ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, तो 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया यहाँ पर क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, अंडर रूट में 2 प्रूफ करना है, यानी कि रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, 2 है, तो वही वैल्यू हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर अंडर रूट के अंदर 3 होता तो 3 लिखना पड़ता, अगर अंडर रूट के अंदर 5 होता तो 5 लिखना पड़ता। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें वहाँ पर लिख करके लेट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो वही लिखा है हमने कि a को हमने क्या मान लिया है, 2c मान लिया, जहां पर c क्या है, एक इंटीजर है। c की जगह आप कुछ भी मान सकते हो, d मान सकते हो, p मान सकते हो, q मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर c मान लिया है, और जैसे ही हमने इसको c मान लिया तो अब हमें क्या करना है, पुट करना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसा कुछ बनेगा। और जैसे ही ऐसा कुछ बन गया तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से c को अलग करना है और बाकी जो भी वैल्यू बच गया उसको दूसरे तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इसको ये जो है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर के ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। और जैसे ही ऐसा कुछ बन गया तो ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा ये, तो ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो c को हमें अलग करना है, तो c के साथ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर इधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, और जैसे ये डिवाइड के फॉर्म में आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, c स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर अपॉन में 2। जैसे ही हमने ये लिख लिया तो यहाँ से फिर 2 स्टेटमेंट बन के आएगा। क्या बनेगा यहाँ पे 2 स्टेटमेंट, हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जो बी स्क्वायर है वो 2 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो b है वो भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो जैसे हमने ये स्टेप लिखा तो इसके बाद हमें लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखना है, तो देखिए वैसे ये स्टेप नंबर 4 भी हो जाएगा आपका, स्टेप नंबर 4। तो स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर a एंड b, ठीक है, a एंड b हैव एटलीस्ट 3 कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका मतलब यही है कि a और b के कम से कम 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर कैसे होंगे, तो a जो है वो 1 से कटेगा, यानी a जो है वो 1 से कटेगा, a अपने आप से a से भी कट जाएगा, और a जो है वह किससे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, जो हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट में लिखा था। इसी तरीके से b जो है वो 1 से कटेगा, b जो है b से कटेगा, और b जो है वो 2 से कटेगा, यहाँ पर वही लिखा गया है। ठीक है, तो a और b के कम से कम 3 फैक्टर होंगे। और जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो इसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखना है। वो स्टेटमेंट क्या है कि देखिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज
arisen because of our incorrect assumption। तो ये जो कंडीशन उत्पन्न हुआ है ना, वे किसके, ये हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि सो √2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, इसीलिए जो √2 जो है वो क्या है, एक इररेशनल नंबर है। समझ में आई बात है आपको यहाँ तक। तो इसी तरीके से आपको 4 स्टेप लिखने हैं। तो जैसे ही आपने इतना लिख लिया वैसे ही आपका √2 वाले क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है।